स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडिया नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आईएफएस के आईआईटी जैम मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। और हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही खास मेहमान रजनीश शर्मा, जिन्होंने इस बार बहुत ही शानदार सी रैंक लाई है आईआईटी जैम की एग्जाम में। वो खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे अभी और आपको अपने रैंक के बारे में भी बताएंगे और उनसे और भी ढेर सारी बात करेंगे जो कि आप सारे ऑडियंस को, जो भी इनके जूनियर्स हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। तो रजनीश बताएं अपने बारे में हमारे ऑडियंस को। सर, मेरा नाम रजनीश शर्मा है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स दिया था मैंने। Okay, तो लास्ट ईयर मेरी रैंक आई थी 1264। okay. देख, इस बार 187 रैंक आई है। नहीं, बहुत बढ़िया। मतलब मेहनत अगर किया जाए तो किया जा सकता है। होता क्या है कि कई सारे स्टूडेंट जैसे यूट्यूब लाइव में मिलते हैं, बताते हैं कि सर ड्रॉप लेना अच्छा रहेगा क्या। ड्रॉप लेते भी हैं और लेकिन होता है कि फिर बीच में पढ़ाई किसी रीजन से छूट जाती है या छोड़ देते हैं, लास्ट मोमेंट पे एक्टिव होते हैं तो दोबारा से भी कई बार होता है कि वैसा ही रिजल्ट फिर मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी रिजल्ट बेहतर हुई है तो ऑब्वियसली आपने काम तो किया ही होगा। ठीक है, रजनीश आप अपने स्कूलिंग के बारे में बताएं कि आपका जो स्कूलिंग है और कॉलेज वगैरह है ये सब कहाँ से किया आपने। सर, मैं बेसिकली राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट अलवर से हूँ। तो यही होम टाउन लक्ष्मणगढ़ से मैंने स्कूलिंग किया। फिर डिस्ट्रिक्ट अलवर से ही मैंने अपनी कॉलेज कंप्लीट की थी। मेरा एक 12th के बाद मेरा एक साल वैसे गैप हो गया मेरे को, क्योंकि मैंने उस टाइम कोरोना में की थी। तो सभी की वो 12th में परसेंटेज अच्छी बनी, जो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया बीएससी में भी। अच्छा, ओके ओके। तो फिर इस वजह से एक आपको एक साल गैप लेना पड़ गया परसेंटेज कम होने की वजह से। हाँ, फिर मैंने बीएससी में एक साल बाद मुझे मेरा पहले से टारगेट था कि बीएससी करनी ही है। ओके, तो आपके के यहाँ मतलब बीएससी कैसे रहती है, मतलब मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट और बाकी सब्सिडियरी रहते हैं या फिर सारे सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंस के ही रहते हैं। हाँ, पीसीएम तीनों इक्वल थे पूरे अच्छा, तीनों तीनों साल इक्वल बीएससी में। इंपॉर्टेंस के थे, तीनों ही साल में, है ना। हाँ, तीनों साल में। चलो बहुत। लेकिन आपको मतलब मैथमेटिक्स पसंद था तो आपने मैथमेटिक्स के साथ आगे जाना चुना, क्योंकि जब इक्वल इंपॉर्टेंस से है तो फिर किसी को लेके बढ़ सकते थे आगे, है ना। हाँ, किसी एक को मैंने फर्स्ट ईयर से ही चूज कर लिया कि मैथमेटिक्स में ही करना है। अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको आईआईटी जैम का सबसे पहले कैसे पता लगा कि जैम जैसा कोई एग्जाम होता है जिसके थ्रू हम आईआईटी जा सकते हैं। सर, हम 12th में थे ना, तो उस टाइम कोरोना में है ना, एक हमारे एक भैया थे बगल वाले गांव में। हम्म। वो आईआईटी वो आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहे थे फिजिक्स में। ओके। तो वो हमें उधर कोरोना में स्कूल में वैसे ही पढ़ाने आए थे, तो वहां से पता लगा। पर उस टाइम तो कुछ समझ में नहीं था क्या। उस टाइम पहली बार सुना था आईआईटी का नाम ही। उस टाइम जेई और जेएम में डिफरेंस भी नहीं पता था क्या है दोनों में। चलिए फिर बहुत बढ़िया फिर बहुत बढ़िया। आपने जैसे कि अभी भी आप देखेंगे कि जैम में जितने बच्चे एग्जाम देते हैं उसका संख्या जो है वो 12-13 हजार ही होता है। तो आज के डेट में भी हाँ, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से और माध्यमों से कोशिश तो करते हैं बताने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी बहुत लोगों तक ये जानकारी जानी बाकी है, नहीं। वही सर। क्यों, इधर है ना, हमारे इधर नॉर्थ, इधर यूपी बिहार और राजस्थान इधर है ना, गवर्नमेंट जॉब का ज्यादा क्रेज है। तो इधर हाँ, हायर एजुकेशन में जाते नहीं है इतने। मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाते हैं सब लोग, है ना। हाँ, वो नहीं, बीएससी को एज ए डिग्री ही करते हैं। उनमें अच्छा ना तो उनका स्कोर बनता है, ना परसेंटेज, ना कुछ। ठीक है ठीक है। आपने फिर भी उसमें एक अलग रास्ता चुना है, तो ये बहुत ही हाँ, मतलब करेज की बात है, हिम्मत की बात है कि साथ में जो लोग अगल बगल के कुछ कर रहे हैं हम उससे थोड़ा अलग करने का सोचते हैं। तो आपको आगे एमएससी करके तुरंत जॉब के लिए जाना चाहेंगे या फिर आप एकेडमिक्स में ही आगे पीएचडी वगैरह करना चाहेंगे। नहीं सर, हमने पीएचडी का ही प्लान था शुरू से ही। ओके ओके, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आपका टारगेट है ना। हाँ चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तैयारी के दौरान आपने किन किन बातों का ध्यान रखा, वो अगर आप बताते तो आपके जूनियर्स की काफी मदद होती। तो यार, मैंने सर वो फाइनल ईयर में मेरी एक फ्रेंड का हुआ था आईआईटी इंदौर में। हम्म। तो उससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला कि सेम कॉलेज से उसका हो सकता है, तो आईआईटी में मेरा भी क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल। फिर मैंने एक साल ड्रॉप लिया। ड्रॉप ईयर में मैंने बस यही ध्यान रखा
हम्म कि लास्ट ईयर मेरे नंबर अच्छे थे, 33 के आसपास थे। तो हम्म पर लास्ट ईयर मैंने ना तो प्रिपरेशन कहीं से की, ना एक एक भी मॉक टेस्ट दिए। मेरे बस यही टारगेट था हम्म कि मॉक टेस्ट अच्छे से देने हैं और कंसिस्टेंसी रखनी है। तो ड्रॉप ईयर सब लंबी खिंच जाती है, हम्म। तो बच्चे थोड़े भटक जाते हैं, मैं मोस्टली देखा है ये। बिल्कुल। तो ड्रॉप तो लेने मैं, के बाद क्योंकि एक साल का समय लंबा होता है तो अपने आप को कंसिस्टेंट रख पाना यही सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है नहीं। हाँ, खुद को मेंटेन और पेशेंस के साथ उस पर काम करना है बस। और यंग एज में वो काफ़ी मुश्किल होता रहता है, बट ठीक है आपने कर दिखाया है तो ऑब्वियसली ये डुएबल तो है। मतलब आपके जूनियर्स के लिए ये मोटिवेशन है कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो ना तो फिर ईमानदारी से करो फिर उस चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ, हाँ, तो फिर कोई अच्छा हो और फिर जाएगा। कोई और गोल मत देखना, सिर्फ एक ही टारगेट रखना कि इस बार जेईई ही देना और कोई पेपर नहीं देना। मतलब अदर रिलेटिव इससे तो देने हैं, पर यदि तुम सोचो मैं गवर्नमेंट जॉब का भी दे लूं साथ साथ, तो ऐसा हम्म। नहीं होगा। मतलब ठीक है जैम के साथ आदमी एनबीएचएम टीआईएफआर सीयूईटी ये सब भर सकते हैं, अदर चीजों में नहीं हाँ, भटकना है ना। हाँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। साथ वाले ऐसे होंगे जो जॉब लग भी जाएंगे, तो हम्म। थोड़ा डिप्रेशन में जाओगे, एंजाइटी होगी यार, साथ के फ्रेंड्स लग गए। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, आपके जूनियर्स को काफ़ी मदद मिलने वाली है इससे। आपने प्रिपरेशन के दौरान सब्जेक्ट को कुछ ऐसे रखा कि किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना कम पढ़ना है, या फिर सबको इक्वली ईमानदारी से सबको पढ़ा आपने? इक्वली तो सर नहीं, ऐसे तो नहीं बोल सकते इक्वली, क्योंकि ये डिफरेंशियल तो मोस्टली सब कर लेते हैं। हम्म तो उसी को तो ये सोचा कि इसके तो केवल जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन होंगे वही कर लेंगे, या हम्म किसी पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे या पीवाईक्यूज होंगे उनको कर लेंगे। और अदर वैसे तो सब लीनियर और रियल पर फोकस करते हैं, वही मैंने किया। सीक्वेंस सीरीज और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इन पर थोड़ा अच्छा कमांड करना था मुझे। ओके। तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेनली क्या रहा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा? हाँ, मैंने इनको अच्छा किया। और आईसी तो मेरी पहले से ठीक ठाक थी। ठीक ठाक क्या, मुझे पता था ये ट्रिपल का आएगा तो वहां फंसूंगा मैं। ओके। और वहां मुझे लगता है वहां सभी फंसते हैं अगर ट्रिपल का थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन आ जाता है तो। तो मैं तो उसको माना ही नहीं कि मन की छोड़ो, इस सिलेबस में ही नहीं हो। हाँ, आप जितना अगर इजी आएगा तो वो तो सब करेंगे, वो तो मैं भी करूंगा। ओके, तो इंटीग्रल तो में आपका उसी था को, कि करने लायक आएगा तो सारे करेंगे, मैं भी कर दूंगा, और टेढ़े आ गए तो वैसे भी फंसने के चांसेस है तो उसको रहने देते हाँ, हैं। और वो थोड़ा लेंदी खिंच जाता है इंटीग्रल का तो क्वेश्चन। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एग्जाम के लास्ट टाइम में खास तौर से जब कम समय बचता है, मान लीजिए 1 सप्ताह बचा, 2 सप्ताह बचा, 1 महीना बचा, तो उस समय स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि वो रिवाइज कैसे करें। रिवीजन उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर इतना सिलेबस इसको कैसे किया जाए रिवाइज। तो आपने उससे कैसे पार पाया कि मतलब कैसे रिवाइज किया आपने लास्ट मोमेंट पे? मैंने सर, एक्चुअली मैंने क्या हो, अक्टूबर नवंबर से आपके वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन चलने लग गए थे। हाँ हाँ। तो मैं सर रिकॉर्डेड देखता था, लाइव तो मेरे नहीं हो पाता था लाइव ठीक है तो ठीक है। मैं उसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते थे ना उनको नोट कर लेता था। और अदर एग्जाम्स के थे हम्म ये रिलेटिवली, जो भी नेट वगैरह गेट हम्म वगैरह, तो उनमें जो अच्छे अच्छे थे उनको लिखकर हम्म। लास्ट मंथ में वही किए और टेस्ट वगैरह दिए, और कुछ अलग करने की जरूरत भी नहीं है इसमें। बिल्कुल सही बात है, थ्योरी अगर अच्छे से हो गई है तो उसके बाद तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही हाँ, कमांड बनाना है ना। और मैं तो यही देखा है कि क्वेश्चन से ही रिवीजन हो जाता है। आप बार बार उन्हीं को पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक बिल्कुल क्वेश्चन नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और क्वेश्चन करने से क्या होता है कि रिवाइज तो होता है, इवन उन कॉन्सेप्ट्स का हाँ, ज्यादा रिवीजन होता है जिससे कि ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं नहीं, हाँ, तो यही मुद्दे की सर। बात ज्यादा होती है वहां पर फिर। ठीक है। बार बार उन्हीं को रिवीजन करने से मुझे नहीं लगता कुछ होता है। यदि क्वेश्चन डेली के नहीं लिखा, सिर्फ 50 तो थोड़े टिपिकल क्वेश्चन जो चैलेंजिंग है, हम्म। उनके उनके बिना नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और एग्जाम के लिए आपने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई थी कि 3 घंटे को कैसे प्लान करना है, ऐसा कुछ? हाँ सर, मैंने शुरू में तो देखते ही सभी के पैनिक हुए थे। मैंने भी देखा, मैंने कि फर्स्ट तो ये चाहे इजी आए चाहे हार्ड आए, अपन को यही देखना है जो अपने उस में रेंज में है, चाहे हम्म वो इजी हो चाहे वो हार्ड हो।
क्योंकि हार्ड क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं कि यार ये तो अपन से आते हैं, तो मैंने तो मेरे वो जो चाहे कोर में थे मैंने तो वही किए, मुझे पता था मन की किसी भी क्वेश्चन को ढाई ढाई मिनट देना है फर्स्ट राउंड में, तो मैंने राउंडों में डिवाइड किया था। तो मैंने फर्स्ट राउंड में किए जितने मुझसे हुए, फिर मैं क्या वो थोड़े पैनिक से होने लगे, क्योंकि वो पहला पार्ट था ना वो थोड़ा इस बार हार्ड आ गया। Okay. फिर मैंने वही लास्ट में एनएटी पर गया। एनएटी में शुरू में 41 से 50 के बीच में इजी क्वेश्चन थे, हम्म, तो वहां से 7-8 क्वेश्चन किए, तो वहां से अच्छा बूस्ट हो गया। फिर मैं दोबारा एमसीक्यू पर आया, वहां से 6-7 क्वेश्चन वहां दोबारा अच्छे बन गए। हम्म। तो एमसीक्यू में तो मेरा ऐसे एक गलत हुआ बस। अच्छा, नेगेटिव सिर्फ एक जगह हुआ मतलब, है ना? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी रखी फिर आपने एग्ज़ाम में, है ना? कि हाँ जो किया हाँ। उसमें मोस्टली सही ही किए। बढ़िया। अभी तक की बातचीत में कोई ऐसी बात है जो कि मैंने आपसे नहीं पूछा हो लेकिन आप अपने जूनियर्स को बताना चाहते हों? नहीं, बस यही कहूंगा कि अब जो तुम कर रहे हो ना उस पर बस बिलीव रखो, जो होगा अच्छा ही होगा। मैंने ये देखा है मेरे साथ। ठीक बस है, खुद के पेशेंस। लिए हम जो चीज़ देखते हैं वही चीज़ तो फिर हम हाँ रिफ्लेक्ट करते हैं ना सामने वालों को कि आप ऐसा कर सकते हो। हाँ, चलिए, बस बढ़िया। पेशेंस रख के वर्क करना है उस चीज पर। बहुत बढ़िया लगा दोस्त आपसे बात करके, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मोटिवेटिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी। तो मेरी और एफएस की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और साथ ही हम लोग आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लाइफ में और कुछ बहुत अच्छा करें और हम उस पे मिलकर बात कर रहे हों। और आपका ज़रूरी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू।